Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome under my YouTube channel that name is Expert Education by AKC. Dear students, first of all I shall give a lot of thanks to all of you for watch my videos. मतलब कि अब लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब लग रहा है कि आप लोग मोबाइल से अपने को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं, आप लोग जो देखते हैं तो वो पता चल जाता है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इसलिए देखिए, महान लोग वही होते हैं जो समय के साथ अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, और बेवकूफ़ लोग होते हैं जो दिमाग लगाते रह जाते हैं, अंतिम में कहा जाता है कुछ नहीं। आपके घर परिवार में बहुत सारे चलाक लोग होंगे, बहुत चलाक लोग होंगे, वो सोचते हैं कि अरे यार यहाँ जमीन लेने से क्या होगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा, और आप उसी जमीन के लिए तरस रहे हैं, और दूसरा कोई 10,000 20,000 में लेकर के अपना आज एंजॉय कर रहा है। तो हमें समय को देखते हुए अपने आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि हमें फ्यूचर को देखते ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो थोड़ा सा एडजस्टिंग कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है जब जैसा तब तैसा, सच्चा भी है वही। कहने का मतलब ये है कि इस समय जो स्थिति, और आप देख ही रहे हैं, कितने लोगों को लगता है कि सर क्लास खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा। स्थिति आपके सामने है भाई, सामने है। बाबू आपको सीलिंग पोजीशन की नजरिए से दिखा जाने लगा, हर मोहल्ला में स्थिति बड़ी भयावह होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति देखते हुए अगर हम अभी भी अगर बेवकूफ़ बने रहेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि आप अपने साइकोलॉजिकल को, माइंड को दिमाग से निकालिए, और आप जो कुछ भी मोबाइल पर देख रहे हैं उसको बाय बोलिए, और वो चीज़ देखिए जो आपको लाइफ को बदलने वाला है। वो चीज़ कुछ लोग देखते हैं कि एंजॉय आता है, मौज आता है, मस्ती आता है, वो क्या बात हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये वो आपको मेंटली प्रॉब्लम है, उससे मतलब आप उस चीज़ को देखिए जिससे आपकी लाइफ बेहतर बनता है। ओके, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग माइंड को स्थिर कीजिए और अब ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आज पिछले चैप्टर्स में हमने आपको पढ़ाया, कंप्लीट पढ़ाया, जिसका नाम था दी सोल्जर, जो लिखा गया था रिपर्ट ब्रूक्स साहब जी के द्वारा, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते, बहुत ही बहादुर सैनिक थे, जज्बाती सैनिक थे, और देश के प्रति इतना सच्चा देशभक्त था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अब ये नेक्स्ट पे हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो कंप्लीट और क्लियर बनाते चले जा रहे हैं। पोएट के लिए इंट्रोडक्शन अलग से, चैप्टर के बारे में पोयम का पूरा डिस्क्रिप्शन अलग से, ट्रू फॉल्स अलग से, और एक बार कंप्लीट वीडियोस लेकर के आएंगे समरी को अलग से। इसलिए आप सभी लोग निस्संदेह और पॉजिटिव होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। ओके, तो ये चैप्टर है लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 हम लोग यूट्यूब पर धीरे धीरे से ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और हम लोग 7 स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद मात्र 3 चैप्टर्स और बचेंगे। ठीक, तो लेसन 7 है, चैप्टर का नाम है मेगाबिलिटी द मिस्ट्री कैट। आप सभी लोगों को पता होगा कैट मींस क्या होता है, हम सभी लोग देखते हैं, जानते भी हैं कैट। तो ये जो चैप्टर है पूरी तरह से एक बिल्ली के बारे में वर्णन किया गया है। आखिर वो कैसा बिल्ली है, वो क्या कोई बिल्ली है, कुछ और चीज है, क्या वर्णन किया गया है, अब ये तो पोएम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम कवि के बारे में आपको फुल इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का अधिकतर चांसेस ऐसे ही से रहते हैं। तो चैप्टर का नाम है मेगाबिलिटी द मिस्ट्री कैट। इसके कवि है टी.एस. इलियट। इसके कवि कौन है? टी.एस. इलियट। इनका पूरा नाम है थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट। इनका पूरा नाम है थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट। पूछिए सर ऐसा नाम क्यों पड़ा, तो ये थॉमस इनका नाम था। अब ये थोड़ा सा विदेशी लोग बड़ी जल्दी एडवर्ड थॉमस ये लोग नाम को छोड़ देते हैं। तो थॉमस कवि साहब जी का नाम था, ये स्ट्रिंग्स उनके पिताजी का नाम था, और इलियट उनके माता जी का नाम था, और माता पिता सब परिवार जुड़ गए, नाम बना दिए। क्या बना दिए? थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। पूरा नाम देखा जाए तो अबुल पाकिर जैनुल अबुद्दीन बादिल अब्दुल कलाम। तो ये नहीं कि उनका ही नाम था,
वो कुछ पेरेंट्स का नाम, कुछ मदर्स का नाम, कुछ इधर नाम अटैच करके वो नाम खुद बना। तो यही इनके साथ भी हुआ। ये थॉमस इनका नाम, स्ट्रिंग्स माँ के नाम, पिताजी के नाम से लिया गया, इलियट माँ के पूरा नाम हो गया थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट। ये किसका नाम था? कवि का नाम जो लिखे है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। बोलिए एनी डाउट? नाइस। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1888, 1888। इनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु हुआ था 1965। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1965 में। तो बोलिए एनी डाउट? सबसे पहले हम ये समझ गए कि ये पोयम का लेसन नंबर 7 पोयम है। या जो चैप्टर उसका नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। एक बिल्ली है जिसको रहस्यमय तरीके से वर्णन किया गया है। कवि है टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट, और इनका जन्म हुआ है 1888 में, मृत्यु हुआ 1965 में। और जन्म कहाँ हुआ है? तो हु वाज बोर्न, जो जन्म लिए थे, के जन्म लिया था? टी.एस. इलियट साहब। कहां पर? तो इन सेंट लुइस मिसौरी। सेंट लुइस नामक जगह था, वहां पर जो मिसौरी नामक जो शहर हो गया, वहां पर इनका जन्म हुआ था। देश का नाम क्या था? यूएसए। यूएसए, इसका फुल नेम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अर्थात ये कहां जन्म लिए थे? अमेरिका में जन्म लिए थे। बोले यार एनी डाउट? बट इवेंचुअली सेटल, कहने का मतलब है कि अमेरिका में जन्म लिए, लेकिन वो इवेंचुअली का प्रयोग किया गया, आखिरकार वो सेटल्ड हो गए। बट इवेंचुअली सेटल्ड, आखिरकार वो सेटल्ड हो गए इन इंग्लैंड। कहां पर सेटल्ड हो गए? इंग्लैंड। थोड़ा सा एक बार बोलेंगे, ये बोर्ड पर लिखा रहता है, अगर आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता होगा तो आप अपने पास रैनबो किताब रख करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मान लें बोर्ड से दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अपने पास किताब रखिए और बेहतरीन पढ़ाई कीजिए। कहा जाता है कि जब कोई भी काम करो तो खुल करके करो, और नहीं तो मत करो। इसीलिए पढ़ रहे हैं पूरा माइंड को स्थिर करके और मन से पढ़िए। ओके, तो मिसौरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन वो कहां बस गए थे अस्थायी रूप से? तो इंग्लैंड में। विच एक्टिविटी, यहां पर हमने अपने से बात को जोड़ दिया, ये बुक में नहीं मिलेगा, इसको मत मिलाइएगा। विच एक्टिविटी, यहां पर विच नहीं, ये विच होता है निर्जीव के लिए, यहां पर हुज होना चाहिए। हुज, विच आता है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए अक्सर, लेकिन हुज भी जिसका, यहां बोलेगा हुज, जिसका यहां पे एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, हुज एक्टिविटी, जिनका क्रियाकलाप हैज बीन डन, किया गया बाय W.H. Auden in opposite direction। ये बात थोड़ा सा ऑडेड है, ये किसी बुक का किसी और के माइंड से आपको नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर लिखने के पीछे वजह ये है कि हम टी.एस. इलियट को W.H. Auden से कंपेयर कर दिए। देखिए कितना कितना बात इसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। पहला कंपेयर, टी.एस. इलियट का शॉर्ट फॉर्म है, W.H. Auden भी शॉर्ट फॉर्म है। टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट, उसी W.H. Auden का फुल फॉर्म विस्डम हॉल ऑडेन, वो भी फुल फॉर्म। और एक बात कि टी.एस. इलियट साहब जी का जन्म हुआ था अमेरिका में और बसे थे इंग्लैंड में, लेकिन W.H. Auden के साथ जो उल्टा रिएक्शन किया, ये अमेरिका ऑपोजिट वे। मतलब कि जो W.H. Auden साहब जी थे वो जन्म लिए थे इंग्लैंड में और बसे थे अमेरिका में। मतलब कि ये टी.एस. इलियट जन्म लिए अमेरिका में, बसे इंग्लैंड में, और W.H. Auden जो है वो जन्म लिए इंग्लैंड में और बस गए जाकर के अमेरिका में। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और दोनों में एक सबसे बड़ा जो कंपैरिजन आता है वो यहां पर कहीं हम लिखे होंगे कि जो दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, टी.एस. इलियट को भी और W.H. Auden को मिला है पुलित्जर प्राइज। लेकिन अंतर क्या है कि W.H. Auden का पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 में और टी.एस. इलियट को भी नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। मतलब कि एक एक साथ आप दो दो कवि का बहुत सारा परिचय आसानी से याद कर सकते हैं। बताने के पीछे एक फ्यू बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि ऐसे करके हर चीज को भी आसानी से याद कर लिया जाता है।
तो दोनों में कंपैरिजन कर दिया तो मिला कि डब्ल्यू एच ऑर्डन भी शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद टी एस इलियट भी शॉर्ट फॉर्म है। डब्ल्यू एच ऑर्डन जन्म लिए कहाँ, बस गए कहाँ, वैसे टी एस इलियट भी जन्म लिए कहाँ और बस गए कहाँ। टी एस इलियट को जिस तरह से मिला 1948 में नोबेल प्राइज, उसी डब्ल्यू एच ऑर्डन को 1948 में ही मिला था पुलित्जर प्राइज। बोले यहाँ तक कोई डाउट? नाइस। अब देखते हैं आगे। He was a classicist in literature. यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि इन इंग्लैंड हुई एक्टिविटी, जिनका एक्टिविटी हैज बीन डन, तुलना किया इससे डब्ल्यू एच ऑर्डन से इन ऑपोजिट में, उल्टा तरीका से। मतलब कि जो डब्ल्यू एच ऑर्डन जी थे वो जन्म लिए थे इंग्लैंड में बस के अमेरिका में, वैसे ही इलियट साहब जी जन्म लिए अमेरिका में और बस गए इंग्लैंड में। आगे बोला जा रहा है कि ही वाज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर। जो टी एस इलियट साहब जी थे वो लिटरेचर में, साहित्य में बहुत ही महारत हासिल की थे, क्लासिस्ट, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे नहीं मिलता है, वो भी लिटरेचर के क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अलग किए होंगे। हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में बोला जाता है विश्व गुरु, या जैसे गीतांजलि जो लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि बोला जाता है, विश्व कवि, मतलब कि विश्व कवि उनको नाम दिया गया। तो ऐसे नहीं दिया गया, वाकई में अद्भुत नॉलेज रखते भी थे। तो इनको भी बोला गया क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ टी एस इलियट, तो बोलेगा एंग्लो कैथोलिक। वो एंग्लो कैथोलिक परिवार से बिलोंग करते थे, कैथोलिक ईसाई धर्म से बिलोंग किया जाता है। एंड ये रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, देखिए कितना चीज पर इनका दबदबा था। रॉयलिस्ट लोग एक दो काम करने में उठाव पटक शुरू कर देते, तिल मिला जाते हैं। और ये देखिए बेहतरीन लिटरेचर साहित्यकार भी थे एंग्लो कैथोलिक, उसके साथ साथ रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स। आप देखते हैं रॉयल इनफील्ड, ये रॉयल ब्लेड, ऐसा रॉयल जॉब, मतलब रॉयल उसका साहित्य थोड़ा सा हाई लेवल का। तो इनका जो पॉलिटिक्स था, इनका पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा इनको जानकारी था और दबदबा भी था। एंड टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, नहीं साफ देखिए लिखा गया, एंड टू बिकम होना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यहाँ बहुवचन इसके वन ऑफ का प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही महान कवि बने थे ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ पर गलती लिखा है हमने, 20th होना चाहिए, 20वीं शताब्दी, क्योंकि 12वीं बहुत दूर की बात है। अर्थात 20वीं शताब्दी के बहुत ही महान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महान कवियों में उनका एक स्थान था। किनका? टी एस इलियट का। तो पहले हम लोग फुल इंट्रोडक्शन दिया उनके बारे में। सेकेंड स्टेप में बोला जा रहा है वो एक साहित्यकार, अच्छे साहित्यकार थे, इसके साथ साथ एंग्लो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स पर भी उनका अच्छा दबदबा था, और मतलब अच्छे राजनीति के भी अच्छे जानकार थे, और इसके साथ साथ वो दुनिया में एक बेस्ट कवि के रूप में जाने जाते थे कि टी एस इलियट। बोले जाते, कोई डाउट? नाइस। नेक्स्ट, he was a distinguished, he was also a distinguished, उनके पास और भी विशेषता था। क्या? वो क्रिटिक, आलोचना भी करना जानते थे। याद रखिए, किसी का आलोचना एक लीडर ही कर सकता है, सब नहीं कर सकता है। आलोचना वही कर सकता है जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। 90% तो भीड़ को देख करके चलते हैं, 80% बच्चे देख करके पढ़ते, वो पढ़ रहा है हम भी पढ़ेंगे, 20% होते हैं जो फ्यूचर के लिए पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो डिस्टिंग्विश, मतलब लोग क्रिटिक होता है, आलोचना करना। कोई कुछ भी लिख देता था तो उसके बारे में बताते थे कि ये गलत है कि सही है, आलोचना करते थे। एंड ए ड्रामेटिस्ट, और एक अच्छे नाटककार भी थे। सोचिए इतना सारे, इसको हम लोग वर्सेटाइल बोल सकते हैं। वर्सेटाइल मींस अन्य गुणों वाला व्यक्ति, वर्सेटाइल। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे चीजों में क्या थे? काबिल थे, एक्सपर्ट थे, काफी तज्ञ थे। किन किन चीजों में? तो आलोचना करना जानते थे, इसके साथ साथ एक अच्छे नाटककार भी थे, नाटक भी लिखा करते थे। तो बोले यहाँ का, एनी डाउट? नाइस। नेक्स्ट, ही वाज अवार्डेड। भाई जब इतना नॉलेज हो, इतना टैलेंट हो, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, अधिकार है, हक है। तो ही वाज
अवार्ड, उनको पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज, यहाँ पर देखिए हमने नीचे अंडरलाइन किया हुआ था, नोबेल प्राइज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड भी है, जब भी नोबेल प्राइज का बात हो, विशेष प्राइज है भाई, और ऐसी स्थिति में इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बोलिए एनी डाउट? फॉर लिटरेचर, क्वेश्चन पूछता है किस क्षेत्र में उनको दिया गया था, तो लिटरेचर के क्षेत्र में डब्ल्यू.एच. ऑर्डर को पुरस्कार दिया गया था। कब? 1948 में, लेकिन उनको मिला था पुलित्जर पुरस्कार। और इनको भी लिटरेचर के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, लेकिन वो दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है कब? 1948 में। यहाँ पर लिखा भी है कि लाइक डब्ल्यू.एच. ऑर्डर, अर्थात लाइक मतलब की तरह, डब्ल्यू.एच. ऑर्डर की तरह 1948 ईस्वी में टी.एस. इलियट साहब को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? वेरी नाइस, आगे देखते हैं। हिज बेस्ट नोन पोएम्स, हर किसी को अगर पता चलेगा शाहरुख खान, तो शाहरुख खान बहुत सारा फिल्म बनाए होंगे, लेकिन उनका बेस्ट मूवी कौन कौन है? अजय देवगन बहुत सारा मूवी बनाए होंगे, लेकिन टॉप मूवी कौन कौन है? जैसे कैसे पूछ दिया जाए, अजय देवगन कोई फिल्म नाम बताओ, तो सबसे पहले तो आएगा दिल वाले, नहीं तो दिल जले आएगा, नहीं तो फूल और कांटे आएगा। क्या इतना ही? वो फिल्म में बहुत सारे फिल्म बनाए हैं, लेकिन कुछ टॉप हर किसी का होता है, वही टॉप उसको टॉप बनाता है। तो इनका जो टॉप पोएम थे वो कौन कौन थे? किनका? टी.एस. इलियट साहब जी का। इनका जो टॉप पोएम थे वो था द वेस्टलैंड। एग्जाम में देता है हु इज द पोएट ऑफ द वेस्टलैंड, तो लिखिएगा टी.एस. इलियट। आज वेडनेसडे, ये लिखा था, इनका बुक था। उसके बाद फोर क्वार्टर्स, ये सब जो किताब थे उनके इम्पोर्टेंट बुक थे। किनके? टी.एस. इलियट साहब के, अर्थात वो टॉप किताब ये थी। ये नहीं कि इतना ही केवल किताब लिखे, ऐसे और भी लिखे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर साफ लिखा गया बेस्ट, जो उनका सबसे अच्छी जो बुक है वो, क्योंकि जिसको नोबेल प्राइज मिला है, और क्या लगेगा 4-5 बुक से मिल जाएगा? नहीं। तो ये सब इनके इंपोर्टेंट बुक थे। बोले यहाँ तक कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट, एज ए पोएट एंड स्पोर्ट्समैन, यहां पर ऐसे का प्रयोग किया है कि कवि और स्पोर्ट्समैन, मतलब कि एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे कवि के जानने के बाद भी his एज, अपने एज का, he truly represents the इंटेलेक्चुअल, मतलब अपने लाइफ में, अपनी उम्र में वो सही से रूप से और भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तुत करना, और भी प्रस्तुत किए थे। क्या क्या प्रस्तुत किए थे? तो इंटेलेक्चुअल ज्ञान को, सोशल समाज को, एंड फिलोसॉफिकल मोड, फिलोसॉफिकल एक उच्च सोच, सुधार सोच, ऐसे सोच को रखते थे ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ आ गया किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। तो कहने का मतलब जो टी.एस. इलियट साहब जी थे वो सोशली, सामाजिक कार्य, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल ज्ञान, जिसको बोलते हैं आंतरिक अपना ज्ञान, मतलब इन सब चीजों को भी वो क्या करते थे? 20th सेंचुरी में लोगों को योगदान किए और अपना अलग स्थान बनाए हुए थे। बोले एनी डाउट? नाइस। उसके बाद द प्रेजेंट पोएम, यह जो प्रस्तुत कविता है, कौन सा कविता है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। चैप्टर का नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। यह जो प्रस्तुत कविता है इज फ्रॉम, दो होता है, पता है FORM, तो पता है FROM। तो फ्रॉम से कहां से लिया गया है? तो हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ये किताब का नाम है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। इस देखिए प्रैक्टिकल कैट अर्थात इसी बुक से, इस किताब से एक छोटा सा चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। हे मेकाविटी, तू सचमुच में एक रहस्यमय बिल्ली हो। अर्थात इससे लिया गया विच वाज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक, और इसको एक बेहतरीन म्यूजिक भी इसमें डाल दिया गया ऑन स्टेज, और उसको स्टेज पर शो भी किया गया बाय द ग्रेट कंपोजर,
महान कंपोजर रचनाकार सर एंड्रयू लुयल वेबर, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अर्थात कहने का जो सर एंड्रयू लुयल वेबर साहब जी थे, उसने कहा किया था इसको बढ़िया से एक संगीतबद्ध उसको बना करके और उसके बेहतरीन तरीका से स्टेज पर भी लाया गया था। तो बोलिए अब कोई डाउट है? क्या लग रहा है? अगर हम पूरा एक एक बात को ध्यान से कंसिडर कर ले तो ऑब्जेक्टिव फंसेगा? 100% नहीं फंसेगा। और आप इससे कुछ बात निकाल करके समरी में भी लिख सकते हैं। इनका इंपॉर्टेंट बात यही हुआ। देखिए कैसे कवर करते उनका हर एक चीज, जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ जन्म लिए, कहाँ बस गए, उसके बाद वो कैसे कवि थे, उनको प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका कुछ किसी विशेष व्यक्ति से कुछ विशेष संबंध था कि नहीं था, उनको प्राइज कौन मिला है, प्राइज मिला है तो कब मिला है, किताब अच्छे है तो कौन है, इसके बाद वो क्या क्या थे, उनके अंदर क्या क्या करने से। मान लीजिए कोई पूछ देगा कि अपने बारे में आप कुछ बताइए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम अधिक से क्या कर सकते हैं कि भाई हम पढ़ा सकते हैं। अगर कोई कह दे क्रिकेट खेलें तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और कह दे किसी लोगों को लीड करने के कुछ समझाने के तो वो भी कर सकते हैं। तो या कभी कविताओं को लेकर कविता भी कभी चाहे तो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों का था कि वो क्या क्या कर सकते, जाने वो क्या क्या कर सकते थे। हर कवि के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो ऐसे करके कवर कर लीजिए। उसके बाद उनका इम्पोर्टेंट ग्रेट वर्क क्या था, क्या क्या उनका महान वर्क था, ऐसे करके हम उनके बारे में डीप और डिटेल्स याद कर सकते हैं। बस 8-10 पॉइंट याद करना, और क्या है। अगर पॉइंट वाइज बेहतरीन याद कीजिए तो फिर आपके दिमाग से कोई निकलने वाला नहीं है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, thanks to all of you for watch these videos, and I hope to all of you, if my videos has been liked by you, so please don't forget to subscribe it, which channel name is Expert Education by TechSing. And along with this, what have you a problem, what do you say something about these videos, please comment it. And along with this, share and like it more and more. Thanks to all of you. That's last.